Hi everyone, સૌને મારા જય સંસ્કાર. Today I am going to teach you Standard 9, Lesson number 15, Second Sem, दाजीव. दाजीव का मतलब बड़ा भाई होता है. यहाँ इस लेसन में दो तद्दन अजनबी मनुष्य की बात गौर से की गई है कि हमें कोई कामसर अपने घर से, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों या रिश्तेदारों से कभी दूर जाना पड़े तो वो अजनबी जगह चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन हमें वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि वहाँ कोई अपना नहीं रहता. इससे विपरीत हमारे शहर में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में कोई तकलीफ हो तो भी हम उसे हंसकर सह लेते हैं क्योंकि वहाँ सारे लोग अपने होते हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. वो सदैव अपने समाज में रहना चाहता है. अपने समाज में वो घुल मिलकर रहना चाहता है. मनुष्य की बात तो है ही. मनुष्य समाज में रहता है और समाज के बनाए गए नियमों को पालन भी करता है क्योंकि उससे ये अच्छा लगता है. कोई भी नियम यदि बनाया जाए और उसे अच्छे से निभाया जाए तो वो नियम या कानून या फिर कायदा सबके लिए अच्छा होता है और सबका उसको फायदा मिलता ही मिलता है. इंसानों की बात दूर, कोई भी सजीव सब झुंड में रहना पसंद करते हैं. शेर, चीता, बाघ जैसे हिंसक पशु भी अपने ही समाज में रहना पसंद करते हैं. तो कभी कभी हम पक्षियों में भी ऐसा देख सकते हैं कि सब झुंड में इकट्ठे रहना पसंद करते हैं. उसके पीछे की उसकी ये मानसिकता है कि एक दूसरे से अपनत्व में बंधे हुए वो बहुत अपने आप को सेफ महसूस करते हैं. यहाँ पर भी दो अजनबी जिसका गांव भी एक नहीं है, वो पास के गांव में रहते हैं, लेकिन अनजान जगह पर इतना ही सपोर्ट, कितना बेनिफिट देता है और कितना प्यार भरा रिश्ता हो जाता है, इसकी कहानी है. चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था. जगदीश बाबू नाम का एक शख्स जो अपने काम के सिलसिले में दूर आ गए हैं और एक छोटा सा कैफे, उसका साइन बोर्ड बड़ा था लेकिन कैफे छोटा था. वहाँ पर उस लड़के को पहली बार देखा था. गोरा चिट्टा रंग, नीली साफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं. कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी स्फूर्ति. आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है. शायद यही उसकी उम्र होगी. एक लड़का जिसका बाहरी देखाव रंग गोरा, सुनहरे बाल,
लेकिन साफ आंखें। हमारी आंखें हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे संस्कार के परिणाम है। हमारे संस्कार का वो सर्टिफिकेट है। जैसी दृष्टि, जैसी बोली, वैसी ही हमारा संस्कार है। ये बात अन्य को पता चल जाती है। साफ आंखें। साफ आंखें का मतलब कि किसी के प्रति घृणा या नफरत नहीं, कोई की चीज उठा लेने की दृष्टि नहीं, इसकी सोच नहीं। हमारे अंदर जो हमारे अंदरूनी विचार होते हैं वो हमारे फेस पर, खास करके हमारी आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं। कोई व्यक्ति की आंखें देखकर उसका थोड़ा बहुत अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इसका दिमाग कैसा है, इसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। ये मदन भी ऐसा ही था, साफ आंखें वाला। किसी के प्रति उसके मन में घृणा या नफरत नहीं थी। और स्फूर्ति कैसी, कमल के पत्ते पर जो बूंद गिरती है वो कितनी तेजी से फिसल जाती है, ऐसी ही स्फूर्ति से वो अपना काम करता था। शिथिलता नहीं थी। कहीं कहीं हम देखते हैं कि कोई होटल या कैफे बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो दिल से अपना काम नहीं करते और उसकी सर्विस में, उसकी जवाब देने की पद्धति में हमें कुछ खुटता नजर आता है, हमें थोड़ी शिथिलता मालूम होती है। लेकिन ये बच्चा दिल से बहुत नेक और साफ था। वो कभी अपने कार्य में शिथिलता नहीं दिखाता था और उसकी आंखों की चंचलता, उसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि ये बच्चा शायद 9 या 10 साल का ही रहेगा। कोई भी बच्चा हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन उसकी आंखों में एक चंचलता जो बाल सहज है वो दिखाई देती है। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। वो सामान्य वेटर था, छोटा था। जब जगदीश बाबू इस कैफे में आए तब वो लड़का मेज पर से, टेबल पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उसी की स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। कोइंसिडेंसली, संयोग से, जिस टेबल पर जगदीश बाबू बैठे वो उसके बराबर सामने का था और उसकी आंखों में एक प्रतीक्षा थी कि यहाँ कोई आए और बैठे, वो मुझे अपना लगेगा। ये शायद कोई कुदरती संकेत था। वह कुछ नहीं बोला, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया और उसके इसी मौन ने मेरा सारा मेनू समाहित था। कुछ ना बोला वो लड़का। बच्चा आया, विनम्रता दिखाने के लिए वो झुका और हंसकर खड़ा रहा। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जगदीश बाबू ने सिंगल चाय, क्योंकि वो खुद अकेले थे, कोई कंपनी नहीं थी। चाय के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चाय कोई अपनों के साथ बैठकर पी जाए तो उस चाय का स्वाद, उस चाय का जायका
डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। हमारे यहाँ, हमारे देश में, खासकर गुजरात में कोई भी गेस्ट आए तो उसको चाय पिलाने का रिवाज है। इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की यह सोच होगी कि चाय से मानसिक स्फूर्ति तो लगी ही रहती है, लेकिन चाय से जो उसका स्वाद, उसका जायका मीठा है, उससे हमारे अंदरूनी रिश्ते ऐसे ही मीठे और जायकेदार बने रहे। पलक झपकते ही थोड़ी ही देर में वो लड़का चाय लेकर हाजिर आ गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थल में वो निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। हमारे मन की स्थिति थोड़ी सी विचित्र है। कभी कभी कोई निर्जन स्थल पर पहुंच जाए तो भी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपनी और अपनों की यादें, अपनों की बातें हमारे साथ जुड़ी रहती है। कोई रिश्तेदार हमारा चाहे कितनी ही दूर हो शारीरिक रूप से, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन में उसका एक अनोखा स्थान रहता है। हम जब चाहे उसे मन ही मन बातें करते हैं, और ऐसी जगह पर हम कभी कभी जाए तो भी हमें अकेलापन नहीं महसूस होता। लगता है इस एकाकीन में भी कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वो पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यहाँ अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। मनुष्य की मानसिक स्थिति का यहाँ पर विवरण किया गया है कि कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि तब हमारा मन दुख में होता है। हमें कोई बाहर की अच्छी चीज नहीं छू सकती। इसीलिए सदैव अपने मन को प्रसन्न रखो। प्रसन्नता एक इम्यूनिटी पावर सप्लाई करता है। कोई भी मरीज बीमार पड़ता है, कोई डॉक्टर के पास वो जाता है, डॉक्टर अच्छी तरीके से उसकी बातें सुनता है, उसका इलाज करता है। दवाई से ज़्यादा जो डॉक्टर उसे सकारात्मक विचार देते हैं वो 15% से भी ज़्यादा असर करते हैं। मरीज को हौसला बनाए रखने की बात वो सबसे बड़ी है, और एक दूसरे तबीयत देखने जाते हैं तभी ये हौसला ही बनाते हैं कि आप बहुत जल्दी से, अच्छे से, पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाओगे। अपनी मानसिक स्थिति स्थिर हो, बलशाली हो, कठिन हो, ये बहुत ही अनिवार्य है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमें दुनिया लगती है। हम नकारात्मक विचार अपने मन में लाएंगे तो सारी दुनिया हमें नकारात्मक ही दिखाई देगी।
लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचने की आदत डालें तो हमें सब सकारात्मक ही दिखाई देगा। मानो एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। हम किसी को वो दिखाए और बोले कि ये ग्लास कितना है, तो जो व्यक्ति नकारात्मक है वो बोलेगा कि ये आधा खाली है, लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति है वो बोलेगा ये आधा भरा हुआ है। ऐसे ही हमें अपनी सोच अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी और सकारात्मक रखनी चाहिए। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही सब हमें दिखेंगे। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आप सुबह में थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं, थोड़ा सा खुली हवा में घूम फिर सकते हैं और कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाकर हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि घर में हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का उद्भव होगा और हमें सारा दिन स्फूर्तिमय रखेंगे। इसीलिए जीवन में कभी निराश न होइए। कभी कभी कोई निष्फलता का सामना करना पड़े, कोई खराब समय का सामना करना पड़े, तो ऐसा सोचना कि समय खराब है, पूरी जिंदगी खराब नहीं है। जगदीश बाबू ऐसे ही थे, हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान, और वो कहते हैं कि कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच रहते हैं फिर भी हमें कोई अपना नहीं लगता। जगदीश बाबू दूर देश से आए थे, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में से ही अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है कि यहाँ नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। तब उन्होंने अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस, आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर, कैफे, होटल। जगदीश बाबू बहुत ही निराश थे क्योंकि वो अपने शहर से बहुत ही दूर आ गए हैं। सब कुछ पराया, लैंग्वेज, रास्ते, दुकानें, लोग, सुबह शाम खाना पीना, सब कुछ पराया। हो सकता है कि थोड़े दिन रहकर इस नई जगह का अभ्यास करने के बाद थोड़ा थोड़ा अपनत्व दिखने लगे, लेकिन इस समय उसकी मानसिक स्थिति अपनत्व की सीमा से बहुत दूर थी। तब वो अपना शहर, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना रिश्तेदार, मित्र वगैरह को मिस करते और उनको मन ही मन में याद करते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में से सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि इन शब्दों की ध्वनि में ही कुछ है। उसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उन्हें पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा।
दूरस्थ मानसिक स्थिति में जब जगदीश बाबू को सहसा एक आवाज आई कि साहब चाय, तब जगदीश बाबू का जो खाली मन था वो थोड़ा भर गया। उससे वो आवाज अच्छी लगी, नॉर्मल थी, सामान्य थी, लेकिन रिक्तता के कारण, खालीपन के कारण उसे वो आवाज अच्छी लगी। और होटल बॉय से वो पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बताता है कि मेरा नाम मदन है। फिर जगदीश बाबू बातचीत का दौर अपने हाथ में ले लेते हैं और पूछते हैं कि किस गांव से हो? मदन बताता है कि मैं पहाड़ी लड़का हूं। जगदीश बाबू थोड़े से पहाड़ के नाम लेते हैं और पूछते हैं कि कौन से पहाड़ से? तो मदन उसको जवाब देता है कि मैं अल्मोड़ा से हूँ। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा वो बोला कि वो तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। कभी कभी कोई गांव अपनी एक अलग ओळखाण पिछाण के कारण कुख्यात हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस गांव में या इस शहर में रहने वाले सारे ही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर रहने से उस जगह का नाम थोड़ा सा खराब हो जाता है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि सारा दिल्ली ठग है। ऐसा नहीं है कि सारा दिल्ली ठग है, दिल्ली में कोई अच्छे इंसान नहीं रहते, लेकिन ज़्यादातर लोग ठग है। ऐसा ही कुछ मदन का था। वो थोड़ा लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है और अपना प्रॉपर इलाका, प्रॉपर गांव का नाम जगदीश बाबू को नहीं बताना चाहता। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही नहीं, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। जगदीश बाबू भी जिद्दी थे। वो मदन किस गांव का है वो जानने की जिद कर बैठे। मदन क्यों नहीं कहता था कि वो प्रॉपर किस गांव से है, क्योंकि शायद वो गांव का नाम सुनकर उसे कोई नौकरी ना दे। नौकरी की मदन को बहुत ज़रूरत थी। सोचो, 9-10 साल बच्चे की पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र होती है। इस उम्र में भी उसको काम पर आना पड़ा। शायद कोई मजबूरी होगी, बड़ी मजबूरी होगी, और वो अपनी गांव का नाम छिपा कर रखता है, क्योंकि वो गांव का नाम सुनकर शायद उससे ये नौकरी चली जाए और कोई दूसरा उसे नौकरी न दे। डेटियाल गो, यह सकुचता हुआ सा वो बोला। जगदीश बाबू ने चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और उन्हें मुस्कुराकर मदन को बताया कि उसके निकटवर्ती गांव के ही वो रहने वाले हैं। वो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी, उसके मुंह से शब्द निकलेगा, चाहकर भी वह न बोल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू ने उसे बताया कि फिक्र मत करो, तुम्हारे गांव के नज़दीक का जो गांव है वही मेरा है, हम लोग पड़ोसी हैं। तब मदन को ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ की ट्रे है चाय की, वो गिर पड़ेगी। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा यानी कि पिता, दीदी, भूली यानी कि छोटी बहन, दाजीव यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं,
बाबा नहीं नहीं, दीदी नहीं नहीं, भूली नहीं नहीं, दाज्यू, हाँ दाज्यू। मदन को जगदीश बाबू बड़े भाई के स्वरूप में दिखे, मालूमात होवे, मानो कोई पुराना गहरा रिश्ता उनके साथ है। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजियो जय हिंद। दाजियो आज तो बहुत ठंड है। दाजियो क्या यहाँ पे हिम पड़ेगा? दाजियो अपने तो कल बहुत कम खाया था। फिर भी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उसी आवाज़ के पहुँच जाने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर आते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियो कोई चीज़, पानी लाओ। 2 ही और 4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच जो गैर होने की खाई है वो दूर हो गई। एक अपना सा दिखने लगा, महसूस होने लगा। और फिर मदन उससे थोड़ी बहुत बातें भी करने लगा, उसकी केयर करने लगा, उसकी दरकार करने लगा। वो आते जाते पूछता कि आज तो दाजियो बड़े भाई बहुत ही ठंड है, यहाँ पे कल हिम गिरेगी। और जगदीश बाबू से बात करते समय यदि कोई उसे बुलाए तो वो बातों में नहीं मशगूल रहता, दोबारा बुलाने की नौबत ही नहीं आती और वो दौड़कर वहाँ चला जाता, अपना काम करता और आते जाते अपने बड़े भाई समान जगदीश बाबू से बातें करने लगता और पूछता जगदीश बाबू से कि क्या लाऊं? पानी। जगदीश बाबू ऐसा उत्तर देते हैं। मानो कि कोई गहरा रिश्ता, गहरा संबंध दोनों में बंध गया। ऐसा नहीं कि खून के रिश्ते ही अच्छे और प्यारे होते हैं। कभी कभार कोई रिश्ता न होने के बाद भी हमें कोई व्यक्ति अपना दिखाई दे, अपनत्व दिखाई दे, वो किसी खून के रिश्ते से कम नहीं होता। ये लेसन यहाँ पे संपूर्ण नहीं होता, उसका एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ा बाकी है। हम लोग इसके बाद के वीडियो में फिर से मिलेंगे। यह वीडियो, ये लेसन मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।